ये है जावेरी परिवार का घर। जावेरी परिवार सूरत की बड़ी बिजनेस फैमिलीज में से एक है। इस बड़े से शानदार घर में जावेरी खानदान का बड़ा परिवार रहता है और कई जॉइंट फैमिली की तरह इनके बीच में भी प्यार बस दिखावे का ही है। अक्सर यहाँ हर सुबह की शुरुआत ऐसे ही शोर शराबे से होती है और गलती चाहे हो या ना हो, इल्जाम हमेशा इस परिवार के दामाद यानी नक्श के सर पर ही आता है। पर नक्श ने कभी भी इस बात को दिल पर नहीं लिया। हर सुबह किसी और की गलती को अपने सर लेकर मुस्कुराते हुए वो अपने काम में लग जाता है। नक्श जो रुमाल से अपना हाथ पोंछ रहा था, चित्रा की बात सुनकर उसके हाथ रुक से गए। उसने चित्रा की तरफ देखा तो उसकी नजर वहीं पास में खड़े नौकर पर पड़ी, जो नक्श को दया की नजर से देख रहा था। लेकिन नक्श के चेहरे पर एक शिकन भी नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और वो तुरंत ही ऊपर अपने कमरे की तरफ चल दिया था। सीढ़ियां चढ़ते हुए भी नक्श का ध्यान टेलीविजन पर चल रही ब्रेकिंग न्यूज पर था। वो भानुशाली ग्रुप के लॉस में होने की खबर सुनकर सोच में पड़ गया था। तभी चित्रा भी टीवी की वॉल्यूम बढ़ाते हुए बोली, हे माँ, भानुशाली ग्रुप तो सूरत का ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर है। भला इनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? इनके साथ तो हम नया प्रोजेक्ट शुरू करने का सोच रहे थे। यह सुनकर तुरंत ही भाग्या ने कहा, बड़ी मां, परेशान क्यों हो रही हो सकता है ये हमारे लिए एक अच्छा साइन हो। मुझे लगता है कि हमें इनके नए सीईओ के साथ डील करने की कोशिश करनी चाहिए। यही सब सोचते हुए नक्श अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा खुद को देख रहा था। नक्श के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जो उसकी आंखों की चमक को और बढ़ा रही थी। तभी नक्श की नजर ड्रेसिंग टेबल पर रखी अनिका के पिता रसिक जावेरी की एक तस्वीर पर पड़ी और उसको देखते हुए नक्श ने कहा, गुरुजी, देख रहे हैं आपके एक वादे के चक्कर में क्या क्या सहना पड़ रहा है। आप जाते जाते अनिका का हाथ मेरे हाथ में देकर मुझे झेलने के लिए अकेला इस घर में छोड़ गए। पर मैं भी ढीठ हूं। आपकी बीवी चित्रा को तो मैं हंसते हंसते झेल जाऊंगा। बस आपकी बेटी अनिका का दिल जीतना ही असली चुनौती है। लेकिन आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, उसके दिल में मैं अपनी जगह बना कर ही रहूंगा। एक तरफ नक्श अपने गुरुजी से बात करने में लगा था, तो दूसरी तरफ नक्श का मोबाइल, जो बेड पर साइलेंट मोड पर था, वो लगातार वाइब्रेट कर रहा था। मगर नक्श तो अपने ही ख्यालों में गुम था, इसलिए उसका ध्यान ही नहीं गया और वो बाथरूम में शावर लेने चला गया। नहाते हुए भी नक्श के दिमाग में बस भानुशाली ग्रुप ही चल रहा था। नक्श इस बात से अनजान था कि उसके फोन पर किसका कॉल आ रहा है। लेकिन यकीन मानिए, वो कॉल नक्श की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। बस नक्श को फोन उठाने की देर थी। नहाने के बाद जब नक्श बाथरूम से बाहर आया तो उसका फोन दोबारा वाइब्रेट होने लगा। लेकिन इससे पहले कि नक्श को एहसास होता, इस बार भी फोन कट गया था। कपड़े चेंज करने के बाद आखिरकार जब नक्श ने अपना मोबाइल उठाकर देखा तो उसमें एक ही नंबर से 40 मिस्ड कॉल्स और 10 टेक्स्ट मैसेजेस थे। यह देखकर नक्श हैरान रह गया और तुरंत ही उसने मैसेजेस खोलकर पढ़ना शुरू किया। नक्श, प्लीज फोन उठा लो। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे अब भी नाराज हो, मगर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज मुझसे एक बार बात कर लो। ऐसे कई सारे मैसेजेस थे और उन सभी को पढ़ने के बाद नक्श ने अपना फोन बेड पर फेंका और गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला, वाह, 2.5 साल बाद अपनी गलती का एहसास हो रहा है। आज का दिन तो वाकई बहुत अजीब है। अभी नक्श उन मैसेजेस के बारे में सोच ही रहा था कि इतने में उसी नंबर से एक बार और कॉल आया और इस बार नक्श ने इग्नोर ना करते हुए कॉल उठाया और अपनी धीमी आवाज में बोला, हेलो। कुछ देर तक फोन के दोनों एंड पर सन्नाटा पसरा रहा और फिर दूसरी ओर से किसी बूढ़े आदमी की आवाज आई, हेलो नक्श बेटा। कुछ सेकंड्स तक नक्श खामोश रहा और उसके बाद कड़क अंदाज में बोला, हेलो मिस्टर यशवर्धन। अपना नाम सुनकर वो बूढ़ा आदमी थोड़ा सकपकाया, लेकिन यशवर्धन ने फिर से प्यार से शुरुआत की, कैसे हो तुम? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है बेटा। उस आदमी की बात सुनकर तुरंत ही नक्श ने एक तंज कसते हुए कहा, अच्छा, आपको मेरी याद आने में पूरे 2.5 साल लग गए? इतनी याद आती है आपको मेरी? नक्श का टॉन्ट सुनकर वो आदमी पूरी तरह से चौंक गया, लेकिन अपने होश संभालते हुए उसने फिर से बोलना शुरू किया,